हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का 9वां अध्याय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जो कि आपके लिए ये जो है शुरू होता है वहाँ पर जिस समय मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था और किन कहाँ-कहाँ पर उन भाषाओं जैसे आप क्षेत्रीय भाषाओं जैसे उड़िया हो गया, तमिल हो गई, ये सब जो क्षेत्रीय भाषा थी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में उभरे, इन सब के बारे में हम देखेंगे। जो क्षेत्रीय भाषा आस-पास की जो भाषा का हम जो बोल-चाल में लाते हैं वही होता है क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्र के आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय भाषा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिचित कराना। मतलब लोगों का जो जिस चीज़ से हम उनको क्या करेंगे, उनको हम बताएँगे कोई भी चीज़, लेकिन वो समझ जाएँगे तो वो सामान्य उनकी भाषा है, तो वही भाषा क्या हो जाती है? तो एक क्षेत्रीय भाषा है, वो बोलचाल की भाषा है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। मतलब वो भाषा जो है तमिल और उड़िया बोला जा रहा है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है और जो वो लोग हैं, वो तमिलनाडु और उड़ीसा का रहने वाला है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र और काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ सकते हैं। इन सब को एक क्षेत्र प्रत्येक जो क्षेत्र जहाँ जिस क्षेत्र में जो रह रहा है, उस क्षेत्र को इन सब चीज़ों से जोड़ा जा सकता है। जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, वहाँ पर क्या गाया जा सकता है, क्या वहाँ पर डांस होता है, ये सब उनसे जोड़ा जा सकता है। कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है और हम ये कभी-कभी मानते हैं, ये मानकर चलते हैं कि ये जो है बहुत दिनों से युगांतरों से इस यह जो है अस्तित्व में है। किंतु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय भूमिका रही है और लेकिन यहाँ जो है बहुत से क्षेत्र जब विभाजन हो गए, टूट गए, इनसे ये कुछ-कुछ बदलते गए और इससे कुछ-कुछ बनते गए, भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, जिनको आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय समय के साथ बदली है और वही जो है, जो ये समय-समय के साथ क्या हुई, बदलती चली गई है और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है, लेकिन आज भी है जो ये बदल ही रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों में के आदान-प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएँ तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ जो अन्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। लेकिन कुछ जो परंपराएँ हैं जो वो अपनी है, लेकिन कुछ क्षेत्र की जो परंपराएँ हुए हैं, अन्य भिन्न क्षेत्रों में भी ये समान रूप से आपको दिखाई देने को दिखाई देती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएँ एक ख़ास इलाके में पुराने रीति-रिवाज़ों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। ये जो है परंपराएँ जो है उस रीति-रिवाज़ से निकला है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जब वो गया तो कुछ और नया रूप ले लिया, कुछ और हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले 10 सालों में कितने राज्य बनाए गए, क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है। तो जैसे तेलंगाना देखिए हैदराबाद से अलग हो गया, यहाँ पर बिहार 20 साल में देखेंगे तो बिहार झारखंड से झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया, छत्तीसगढ़ देखिए, उत्तराखंड को देखिए, ये सब जो है क्या हुआ, अलग हुआ। तो एक राज्य से वो एक अलग हो गया, तो वहाँ की जो भाषाएँ हैं वो कुछ क्या हो गई, अलग हो गई, उसकी अपनी भाषाएँ हो गई। लेकिन टूटा किससे? तो जिससे जो टूटा है उससे वो वहाँ पर भी रीति-रिवाज जो है आज भी चलता है। आगे है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास।
ये कैसे हुआ? चेर और मलयालम भाषा का विकास हम देखेंगे तो भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। देखिए, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम भाग में कहाँ तो महोदयपुरम का चेर राज्य जो है वो चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम भाग में जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है। ये जो आप देखेंगे ये भाग ये क्या है? दक्षिण-पश्चिम का भाग है और ये केरल और क्या है ये? केरल राज्य का एक हिस्सा है। आगे है 9वीं शताब्दी में ये जो है कब स्थापित हुआ तो 9वीं शताब्दी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी और आज भी आपसे पूछा भी जाता है कि केरल की भाषाएँ क्या हैं? तो मलयालम है और यह जो है भाषाएँ उस समय भी बोली जाती थी। मलयालम जो है शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया और वहाँ के जो शासक थे वे मलयालम भाषा का जो है प्रयोग अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में एक है और ये जो है किसी सरकारी अभिलेख में जो है एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले ये लिया गया था और इसका एक आपको उदाहरण वहाँ भी मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया भाषा जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मलयालम है। ये रचित एक जो है आरंभिक केरल का एक अभिलेख है जो कि मलयालम भाषा में लिखा गया है। आगे के साथ-साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं को बहुत जो है संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया और चेर लोग जो था वो संस्कृत भाषाओं से भी बहुत कुछ सीखना प्रारंभ कर दिया। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। मतलब जो केरल की जो परंपराएँ हैं कहाँ के तो मंदिर की परंपराएँ जिसकी जो है खोज जो है इस युग में हो चुकी थी। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था और यहाँ पर जो है जो मंदिर की परंपराएँ थी वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहले साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है और ये जो मलयालम भाषाएँ हैं उनकी पहली जो साहित्यिक कृति जो है ये कब हुई तो 12वीं शताब्दी में बताई जा रही है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है और यह जो भाषाएँ हैं, जो ये किसका ऋणी है? ये जो साहित्य कृति जो है किसका ऋणी है? तो ये संस्कृत का ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी तक जो है 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। ये कौन क्या है? तो लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का है, जो क्या है? जो व्याकरण और काव्यशास्त्र का विषयक है। मणिप्रवालम शैली में लिखा गया और यह जो है मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अ, मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ प्रयोग के और संकेत करता और इनके जो भाषाएँ हैं, ये संस्कृत और वहाँ के जो क्षेत्रीय मलयालम भाषाएँ थी, उसको क्या करता है? ये संकेत करता है, इंडिकेट करता है। आगे है शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय। यहाँ पर एक आपको ये चित्र देखने को मिल रहा है ये क्या है ये आपको बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु कृतियाँ तालपत्र पर पांडुलिपि में जो है ये पांडुलिपि में है किसका किसका चित्र है तो ये जो है बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्तियाँ हैं चित्र हैं और ये उड़ीसा में मिले हैं और उड़ीसा की है आगे चलते हैं तो शासक और धार्मिक परंपराएं जैसे जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों जो है अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण
पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय मतलब जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। और जो ये जो है जगन्नाथ क्या है, विष्णु का पर्यायवाची है। ये कहाँ पर है? पुरी में है। और पुरी उड़ीसा जो कि आज भी जगन्नाथ मेला आपको देखने को मिलता है। हर साल जगन्नाथ मेला होते हैं और यहीं पर जो जगन्नाथ मेला का आयोजन किया जाता है। ये क्या है, एक धार्मिक परंपरा जो कि बहुत ही दिनों से चली आ रही परंपराएँ हैं। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों द्वारा जो है लोगों द्वारा बनाई जाती है और आज भी इनकी प्रतिमा जो है बनाई जा रही है। जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था और जो है ये एक स्थानीय देवता थे जिनको विष्णु का रूप मान लिया गया था। 12वीं शताब्दी शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि किसने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो याद रखेंगे 12वीं शताब्दी के गंग वंश का एक शासक जो था प्रतापी शासक अनंत वर्मन द्वारा पुरी में एक जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद जो है 1230 ईस्वी में उम, राजा जो अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और 1230 ईस्वी में क्या किया? कौन राजा जो था? अनम अनंग भीम तृतीय जो था वो क्या किया? अपना पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अपना राज्य जो उनका था वो जगन्नाथ को क्या किया? अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया और अपना राज्य उनको देकर और स्वयं को क्या कर दिया? प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया और वो वहाँ का प्रतिनियुक्त मतलब वहाँ को जो चलाएगा वो बन गया। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को आगे है कि ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। जैसे मंदिर पे नियंत्रण स्थापित करेगा तो वहाँ के जो स्थानीय शासक हैं उनका जो है उनका विश्वास उन पे उत्पन्न हो जाएगा। वो मानने लगेगा उनको अपना शासक। जैसे ये देखिए जगन्नाथ मंदिर पुरी है, कहाँ है? तो उड़ीसा में। आगे है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएँ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, आज जहाँ पर ज़्यादातर राजस्थान स्थित मिलते हैं राजपूत के क्षेत्रों में। क्या है तो यहाँ पर आप इसको क्या कहते हैं? राजपूताना कहते हैं। जहाँ पर आपको अधिकांश मिल रहे हैं तो 19वीं शताब्दी में उन क्षेत्रों में जहाँ पे आपको अधिकांश राजस्थान है, वहाँ पर राजपूताना कहते हैं। मतलब कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। जहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको 19वीं शताब्दी में स्थान को आज आप राजस्थान के नाम से जान रहे हैं, वो राजपूताना अंग्रेज़ उसको कहता था। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे और वहाँ सिर्फ़ एक रूप से मान के चलिए कि वहाँ ऐसा ही समझा जा रहा था कि वहाँ पर केवल राजस्थान में राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है, ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं, जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं, आज भी ये है। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये संस्कृतियाँ परंपराएँ वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के
राजपूत राजाओं का शासन रहा। जो है 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग में भी किनके परिवारों तो राजपूतों के परिवारों का शासन रहा। जैसे कि आपको हम पहले भी पढ़ाए थे कि चारमाहो जो था, जिसको चौहानों के नाम से आप जानते थे, वो राजपूत ही थे। वो कहाँ के थे? तो ये राजस्थान के इलाके के ही थे। तो पृथ्वीराज मतलब एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे वीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। और उन्होंने क्या हुआ, जो रण क्षेत्र में लड़ते हुए अपने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वैसे शूरवीर को वो अंकित करते थे। और ये जो है आगे है कि वर्णन करते थे मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ, काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। वे विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। और किसके द्वारा ये गाई जाती थी? गीत तो ये प्रशिक्षित लोग होते थे, ये जिसको चारण और भाटों के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये गाई जाती थी। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी शूरवीरों की अनुकूलन करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। उनको उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए इन गीतों के माध्यम से कहा जाता था। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। इन सब कहानियों में इन सभी का जो है चित्रण होता था, ताकि लोगों में उत्साह भरे, प्रेरित हो और इनको जो है इनमें शामिल होने की जो है प्रोत्साहित वो करे। आगे है कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी-कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्वान हैं, और कभी-कभी जो है झगड़े के कारण के रूप में इन कहानियों में वो विद्वान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, कभी-कभी जो है यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियाँ अपने सूर्य पतियों का जीवन-मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों चिता पर जिंदा जले जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये जो है वहाँ का जो है स्त्रियों का भी इस प्रकार से वर्णन कहानियों में दिया गया है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, वह क्षेत्र जहाँ का हम अभी चर्चा जो कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं राजस्थान का क्षेत्र, यही क्षेत्र जो है मुख्य रूप से राजपूताना क्षेत्र कहलाता था। अंग्रेज़ों के द्वारा इन क्षेत्र को राजपूताना क्षेत्र कहा जाता था। और ये राजस्थान का क्षेत्र जैसे जोधपुर हो गया, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, ये सब का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं। आगे है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। और क्षेत्रीय सीमांत जो उनसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कथक नृत्य की कहानी आपको कैसे कथक नृत्य वहाँ पर होता था और किन रूप से किया जाता था, इसकी वर्णन है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रूप से मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। कथक का इतिहास हम पढ़ेंगे। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों मतलब अनेक भागों से जुड़ी है। कथक पूछता भी आपसे है किन क्षेत्रों का नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का नृत्य है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कथक जो है शब्द
कथा शब्द से निकला और यह जो शब्द है किससे निकला है? तो कथा के शब्द से ये निकला हुआ कत्थक शब्द है और जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथा शब्द का आप जानते ही हैं कि कहानी के रूप में और वह किसके कथाओं के रूप में किया जाता है और कथा से ही किस शब्द का उत्पत्ति हुई है? तो कत्थक शब्द की। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये जो मूल रूप से जो था उत्तर भारत में मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाली जो थी एक जाति हुआ करती थी। ये कथाकार अपने हाव-भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे और ये जो लोग होते थे, वो अपने संगीत के रूप में एक हाव-भाव के रूप में अपनी कलाकृति का जो है वो अपनी एक गीत के रूप में जो है अपने हाव-भाव से उसको प्रदर्शित किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। ये कब विशिष्ट रूप से नृत्य शैली के रूप में उभरा? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन का प्रसार शुरू हो गया तब ये उभरा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान मतलब कहानी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था और इसको क्या बोला जाता था? तो रासलीला कहा जाता था। रासलीला में प्रत्येक जो है लोक नृत्य को रासलीला में जो है लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के रूप के मूल में हाव-भाव भी जुड़े होते थे और रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के जो मूल हाव-भाव भी होते थे, उनमें साथ-साथ जुड़े होते थे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, एक चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। ये जो है नृत्य का एक जो चित्र आपको दिखलाया गया है। कथक नृत्य। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था और मुगल के समय जो है यह राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाने लगा जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया और ये जो है एक विशिष्ट रूप से नृत्य शैली के रूप में कब विकसित हो गया जब मुगल बादशाहों के शासनकाल में जो है राज दरबारों में यह प्रस्तुत होने लगा आगे चलकर यह 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फूला-फला जैसे देखिए आगे चलकर क्या हुआ तो ये 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फूला-फला राजस्थान, जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। यहाँ कहाँ पे तो राजस्थान और लखनऊ में जो है अधिक रूप से ये फूला-फला। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला का रूप में ये उभरा और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कथक किनके संरक्षण में ये उभरा था? तो ये अंतिम अवध का जो शासक था ये वाजिद अली शाह उनके संरक्षण में यह प्रमुख रूप से कला जो है ये प्रमुख रूप से उभरा था। 1850 से लेकर 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। ये जो है 1850 से 75 के दौरान जो है ये नृत्य अब 2 ही क्षेत्रों अवध और जयपुर के ही क्षेत्रों में नहीं बल्कि अब जो है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इन सब क्षेत्रों में भी वह स्थापित हो गया था। इस प्रस्तुति में विशिष्ट तथा द्रुत पद संचालन उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों की प्रस्तुतियाँ एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा और जो है अभिनय के रूप में और कहानी के रूप में इन सब के रूप में उनको जो है बताने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने लगी। अनेक राज्य संस्कृतियाँ गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया और अनेक राज्यों की तरह भी ब्रिटिश राज्यों ने भी इसको पसंद नहीं किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा लेकिन यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा और जो लोग होते थे गणिकाएँ होती थीं उनके द्वारा पेश किया जाने लगा था और किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश
में 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में इसको मान्यता मिली और 6 शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनके रूप में एक कथक को भी इसमें मान्यता मिल गई। अब शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं और कौन-कौन से हैं इनको देखेंगे। देखिए शास्त्रीय नृत्य किस कला को के रूप में शास्त्रीय नृत्य माना जाए तो इनके बारे में हम देखेंगे कि ये जो है इसको उत्तर देना हमको यह उत्तर देना जो है देना अक्सर बहुत कठिन होता है क्यों? ये किसको एक कला के रूप में से किसको शास्त्रीय माना जाएगा इसको बतलाना बहुत कठिन होता है। क्या हम उन रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो किसी वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये वैसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना आवश्यक है। इनका जो है शास्त्रीय का एक रूप से उन मान के चलिए जो है इसका उत्तर देना इनका हम किस तरह से किसको शास्त्रीय कहेंगे इसको अभी तक नहीं बतलाया जा सका है और इसको ये हम सोचने के लिए कह रहा है कि इसको स्मरिए मतलब सोचिए कि किसको हम शास्त्रीय कहेंगे। कि बहुत स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य के रूप श्रेणी के रूप में इसको रखा गया है। बहुत से लोक नृत्य के रूप में ऐसे नृत्य को रखा गया है। वह विशिष्टताएँ पाई जाती हैं, उनमें जो भी वह विशिष्टताएँ पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। उनमें भी वही विशेषताएँ वही पाई जाती है जो शास्त्रीय लक्षण का जो है रूप हो। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। लेकिन ये जो है कह भी देंगे तब पर भी यह सही नहीं होगा। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, कौन-कौन से हैं? तो एक भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये केरल, ओडिशा जो ओडिसी जो है उड़ीसा का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी और ये जो है ये मणिपुर का है। एक उड़िया आया है ये उड़ीसा का है। छठा जो है ये उड़ीसा का है उड़िया। ओडिसी है, ओडिसी जो है कि उड़ीसा का ही है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और ये मणिपुरी मणिपुर का। ये 5 जो आपको यहाँ पर दिखाए गए एक 6 भी है। यहाँ पर आपको छठा जो आप देखे थे ये कथक था, ये क्या था? ये कथक भी है, एक शास्त्रीय नृत्य है। 5 आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक कथक भी है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। 5 में आप भरतनाट्यम को देखते हैं, तमिलनाडु का है, कथकली ये केरल का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी जो है मणिपुर का और कथक जो है उत्तर भारत का है। जो कि ऊपर आप पढ़े थे, ये जो आप देख रहे हैं ये कथक का नृत्य है और यह एक राज दरबारी चित्र है। आगे है संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रों की परंपराएँ। एक अन्य परंपराएँ जो रीतियों से विकसित हुई हैं, ये जो है परंपराएँ ये रीतियों से मतलब एक कुल के बाद दूसरे कुल में जैसे लोग बनाते चले आए वैसे ये विकसित हुई है। विकसित हुई है, वह भी लघु चित्रों की परंपरा। ये जो है लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है मतलब उनके नाम से पता चलता है वो उनको लघु चित्र के नाम से जाना जाता है। छोटे आकार मतलब छोटा जो आकार होता है, छोटे आकार के चित्र ये होते हैं। लघु मतलब छोटा, जिन्हें आमतौर पर जो है जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता था, जिसको
ये आमतौर पर किससे? तो जल के रंगों और इसको जो है कपड़ों पर इसको चित्रित किया जाता था या कागज़ पर चित्रित किया जाता था। कपड़े या कागज़ पर इसको चित्रित किया जाता था। इनमें जल के रंगों से इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए और ये जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। इन चित्रों के बारे में आप याद रखेंगे कि किन्होंने सबसे अपने समय में चित्रों को प्रोत्साहित किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो ये राजा होते थे, ये क्या करते थे? तो ये पांडुलिपियों में चित्रित करते थे। ये जो प्राथमिक रूप से संरक्षण प्रदान किए थे, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाइयाँ तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। और इन सब की जो चित्र हैं किन-किन का, तो लड़ाई का, शिकार का और सामाजिक जीवन के जो भी कुछ पहलू होते थे, उनको चित्रित किया जाता था। ठीक है? अक्सर उपहार के तौर पर अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान-प्रदान किया जाता था और वे कुछ गिने-चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही इनको देखा जा सकता था। उनके कुछ घनिष्ठ लोग जो भी होंगे, उनके द्वारा ही ये चित्र देखा जा सकेगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मुगल द्वारा जो है शिकार के दौरान इनके चित्रित किए गए हैं। आराम जो कर रहे हैं, उनका जो है चित्र यहाँ पर लघु चित्र बनाया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षत्रिय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण और क्षत्रिय दरबारों और राजस्थान के राजपूतानी दरबारों को प्रभावित किया। और यहाँ मुगल के जो पतन होने के बाद जो है कुछ जो भी चित्रकार थे वो कुछ क्षेत्रीय राज्यों में चले गए और जो है जैसे राजस्थानी राजपूतानी दरबारों को उन्होंने प्रभावित किया। आगे है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे और उनके द्वारा जो अनुसरण किया गया था मुगल के द्वारा, उनका ही चित्र जो है चित्रित किया जाने लगा था। इनके साथ-साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण जो है बराबर जारी रहा। और क्या हुआ जब वहाँ से जब मुगल के पतन के बाद वो नए-नए कलाकार उभरे, वो सब इन सब चीज़ों का जो है ज़्यादातर क्या किया तो अपना जो क्षेत्रीय क्षेत्रों में वो जब गए और मुगलों का चित्र जो राज दरबार का चित्र होता था, उनका चित्र बनाया। इसके साथ-साथ मेवाड़ और जोधपुर, बूंदी यहाँ जैसे उनकी पौराणिक कथाएँ होती थी, उन्हीं सब का काव्यों के रूप में चित्रण का जो है चित्रण किया। ऐसा भी जो है ऐसा एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द-गिर्द हिमालय की तलहटी का जो ऐसा कुछ एक क्षेत्र था जो कि हिमालय की तलहटी का जो था हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे उसका इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में इन शैली का विकास हुआ। जैसे यहाँ देखते हैं होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत, ये जो होली खेल रहे हैं महाराणा राजपूत जो द्वितीय हैं वो उनको क्या है महाराणा राम सिंह है ये राजपूत थे। ये कोटा में चित्र है, ये कोटा का है। कब शुरू हुआ तो 17वीं शताब्दी में ये जो है लघु चित्रकला का आरंभ हुआ। ये जो है भावप्रवण शैली एक भावप्रवण शैली था उनका विकास जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। जिसे किस जिसे जो है बसोहली शैली कहा जाता है और
भ्रमण शैली को क्या कहा गया? विकास हुआ, जिसको क्या कहा गया? तो इसको बसोहली शैली के नाम से जाना गया, जिसको बसोहेली शैली कहा गया। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी, भानुदत्त की रसमंजरी। ये जो है सबसे लोकप्रिय पुस्तक जो यहाँ पर चित्रित किया गया था, ये भानुदत्त की रसमंजरी का चित्रण किया गया था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गया था। इसके कारण तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर जब हुआ, तो वो क्षेत्रीय कलाकार थे, वो क्षेत्रीय क्षेत्रों में पलायन कर गए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है राधा कृष्ण की एक उसकी सखियाँ, जो कि पहाड़ी लघु चित्रकला है, ये कांगड़ा में ये चित्रित किया गया था। और जब वो वहाँ से निकल गए, क्षेत्रीय भागों में गए, तो उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके परिणामस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। और वो जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर कांगड़ा शैली विकसित होने लगी। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाली। और उनके प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी, और उनका प्रेरणा का स्रोत क्या हुआ? तो वहाँ के वैष्णव जो परंपराएं थी, उनके द्वारा ठंडे नीले तथा हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएँ हैं। ये विशेषताएँ आपको याद रखनी है, कांगड़ा शैली की क्या विशेषताएँ हैं। तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग जो होगा, वो क्या होगा? कांगड़ा शैली की विशेषताएँ हैं। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी जो होते थे, बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श या आदि पर अपनी कलाकृति चित्रित किया करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक से रखे जाते थे, जिससे वे सदियाँ सुरक्षित रहे। आगे है बंगाल। अब बंगाल का हम एक नज़र में देखेंगे, तो बंगाल के बारे में जानेंगे। बंगाल जो है कैसे विकसित हुआ, बंगाली कैसे विकसित हुई। ये देख रहे हैं जो आप, ये रामायण की तालपत्र जो है, पांडुलिपि एक है, ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। क्षेत्रीय भाषा का विकास। बंगाल जो है एक क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ? जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्र के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली मतलब बांग्ला बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, और आज जो है ये बंगाली जो है संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग, मतलब जो भाग है, प्रथम ईसा पूर्व में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ये जो है वहाँ के लोग जो होते थे, वो संस्कृत से जो उपजी भाषाएं होती थी वो नहीं बोलते थे। फिर यह भाषा कैसे आया? तो ईसा जो पूर्व चौथी शताब्दी, जो चौथी और तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। कब? तो चौथी से तीसरी शताब्दी के जो हैं, वहाँ पे जो है पूर्व, वहाँ पे बंगाल और मगध मतलब दक्षिण बिहार के क्षेत्रों से वाणिज्यिक जो आदान-प्रदान चीज़ों का होने लगा था, जिसके कारण संभवतः संस्कृत भाषा का जो है प्रादुर्भाव जो है बढ़ गया, और इसका प्रभाव जो है बढ़ गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। कब? तो चौथी शताब्दी में गुप्त वंश के जो शासक थे, उन्होंने उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया, और ब्राह्मणों को बसाना वहाँ पर शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए, और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता रहा था।
18वीं शताब्दी के से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षत्रिय राज्य का उद्भव हुआ हो गया। कब? तो 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत जो है एक क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। कब? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। कब? किसका? तो बंगाल पर जो है सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित से शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश मतलब बंगाल को जीत लिया। कब? तो 1586 को याद रखेंगे, ये पूछा भी जाता है जो अकबर के द्वारा कब बंगाल को जीता गया, तो 1586 ईस्वी में जीत लिया। तो सुबह बना, यह सुबह माना जाने लगा और इसको ये जो है सुबह माना जाने लगा था। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वहाँ जो है किस रूप में विकसित हुआ था, तो ये क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन प्रशासन की जो भाषा थी वो क्या होती थी, तो फारसी थी। वस्तुतः वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते-आते वो भाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया था। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। ये कहाँ की भाषा? तो पश्चिम के भाग की कुछ बोलचाल की भाषा थी, जिसको आज पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं आप। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, यह पर यह पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक से प्राप्त स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। ये जो जितनी भी भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं, जनजातीय भाषाएं, फारसी, ये सब जो है एक आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत का ऋणी है, तो दूसरी श्रेणी उससे स्वतंत्र है। पहले श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य मतलब अशाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी-देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियों यादि पर ये शामिल है इसमें दूसरा और पहले पर ये जो है 2 श्रेणी पर ये आश्रित है। पहला श्रेणी मंगल काव्य, दूसरा श्रेणी चैतन्य जो थे गौड़ीय वैष्णव के आंदोलन के नेता, जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य देव के जीवनियों पर शामिल है। दूसरा श्रेणी पहले ये जो था ये पहला ही श्रेणी था। ये दूसरा श्रेणी में जो देखेंगे तो ये पहले ही श्रेणी में था, सॉरी। और दूसरे श्रेणी में इन जो था वो दूसरे श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। पहले श्रेणी में आपको मंगल काव्य जो कि मिलता है संस्कृत के अनुवाद्य हैं, ये पहले श्रेणी में है, और दूसरे श्रेणी में ये नाथ साहित्य शामिल है। दूसरा श्रेणी में क्या है? नाथ साहित्य शामिल है। इसमें जैसे मैनावती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, वीर कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत इसमें शामिल है। दूसरे श्रेणी में, पहले श्रेणी में मंगल का, दूसरे श्रेणी में आपको यहाँ पर साहित्य मिल जाएँगे। नाथ साहित्य शामिल है, जो जिसमें जैसे कि लोक कथाएँ, पीर कथाएँ, ये सब शामिल हैं। आगे है कि मैनावती गोपीचंद और धर्म ठाकुर कौन थे? नाथ लोग जो होते थे वो सन्यासी होते थे, जो तरह-तरह की योगिक क्रियाएँ करते थे। यह गीत भी यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षत्रिय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। कौन? तो धर्म ठाकुर। आगे है कि पहले श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसे
अनेक पांडुलिपियां पाई जाती हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के रूप में के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही सही नहीं किया जा सकता। वो खास तौर पर पूर्वी बंगाल के में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव जो है अपेक्षाकृत क्या था, कम था। आगे है पीर और मंदिर। पीर किसको कहते हैं? तो पीर जो होता था ये फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ये जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते थे उनको पीर कहा जाता था। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण-पूर्वी बंगाल के जंगलों तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। कब? तो 16वीं शताब्दी में। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगल को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने-सने मतलब धीरे-धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए और ये जो जनजातीय लोग थे वो समुदायों में जाकर धीरे-धीरे मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित किया और उन्होंने क्या किया, तो ढाका का जो नगर था वहाँ पर अपनी राजधानी बनाया। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। क्या करते थे? भूमि प्राप्त करता था और वहाँ पर मस्जिद बना लेता था, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरों के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ से यहाँ जो है प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। वे सुख सुविधाओं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। जो बाहर से लोग आते थे उनको रहने के सुख सुविधाएं जो हैं ये वहाँ के जो नेताएं होते थे उन्होंने प्रदान की। ये नेताएं शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी-कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से उन्हें लोग पीर कहा करते थे और स्नेह और आदर से उनको लोग क्या कहा जाता था? तो उनको पीर कहते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। इस सब में जो है पीर की जो से संत और पीर की श्रेणी थी, इन सब में ये सब शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और उसकी जो मज़ारें बंगाल में सिर्फ़ पाई जाती हैं और उसकी मज़ारें जो हैं बंगाल में आपको मिलती हैं। देखेंगे जीववाद क्या है, तो जीववाद यह मानना है कि पेड़-पौधे, जड़, वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। ये भी जीवित हैं, ये भी अपना जीवन जी रहे हैं, ये जीववाद है, जीववाद का मानना है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। 15वीं शताब्दी में ये जोर पर था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आते-आते ये समाप्त हो गया। हमने देखा कि दो अध्याय 2 और 5 में देखे थे कि मंदिर और धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे, जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी कोरे मिट्टी गाड़े से अनेक मंदिर मतलब निम्न सामाजिक समूहों और जैसे कालू, तेली, कालू किसको बोलते थे? तेली को कंसारी मतलब घंटा धातु के कारीगर होते थे, ये आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए।
इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे-जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी-देवता जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, वो जो पहले छप्परों में पूजे जाते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएँ मंदिरों में स्थापित की जाने लगी और जो है पहले वो छप्परों में जो पूजे जाते थे, वो मंदिरों में पूजे जाने लगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक झोपड़ी जो बना है वो इसमें और उसके बाद जो है ये मंदिर का रूप ले लेता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक दो-चाला छप्परदार झोपड़ी है और दूसरे और एक चौचाला मंदिर है ये, चौचाला मंदिर है। आगे देखेंगे तो ये आप एक नृत्य के रूप में आप इसको देख रहे हैं, ये गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया है, जो कि बिष्णुपुर में है। ये जो बिष्णुपुर जो आप देख रहे हैं, ये एक चित्र है जिसमें नृत्य करते हुए आपको यहाँ पर गोपियों के साथ कृष्ण को दिखाया गया है। आगे है इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो-चाला मतलब 2 छत वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। यहाँ की जो देख रहे हैं ये शक्ल ये दो-चाला या चौचाला होती थी। आगे इसके हम पहले भी पढ़े हैं कि बंगाली गुम्बद को याद करेंगे 5वें अध्याय में जो गुम्बद बनाया जाता था ऊपर से, उसके अनुसार इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में मंदिर में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी और जो ऊपर तिर्यक रेखा एक बिंदु तक जाती है और एक तिर्यक रेखा जो है एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। ये कहाँ? एक वर्गाकार चबूतरा होता था वहाँ पर बनाया जाता था। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों चित्रकारों चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में बिष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी। यहाँ पर जो है कुछ जो भाग में ये सजावटें बहुत ही दूर तक पहुँच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में। मछली जो है भोजन के रूप में उनको कैसे किया करते थे? तो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक जो है नदीय मैदान है। बंगाल क्या है? एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का जो है स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। बंगाल साहित्य में जो है मछली का जो है वर्णन जो है बहुत जगहों पर मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भर कर बाज़ार ले जाते हुए दर्शाया जा गया है। वहाँ पर की दीवारों पे ब्राह्मणों को शामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध को में ढील दी और वहाँ पे बंगाली जो ब्राह्मण थे उनको इनमें ढील दी गई। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। कौन बृहद धर्म याद रखेंगे ये बंगाल में जो है रचित संस्कृत में ये ग्रंथ है 13वीं शताब्दी में ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी और यहाँ पर जो है कुछ खास किस्म के बंगाली ब्राह्मण है जो मछली खा सकते हैं, इनकी अनुमति दी गई थी। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए बिशा
लक्ष्मी मंदिर में से पकी एक जो चित्र है उसमें ये चित्रित चित्र है जो मछली को जो है कैसे उपयोग किया जाता है, घरेलू रूप से वो दिखाया गया है। ये मिट्टी का एक फलक है आराम बाग में। आप देश से बाहर जैसे कि आपको यूरोप में राज्यों का उदय हुआ, इनके बारे में अब पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के जो लोग थे स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की एक प्रजा या किसी चर्च जैसी यूनानी रूढ़िवादी जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यूरोप के जो लोग होते थे वो स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने जाने लगे, जो एक भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमा नियन में लिखी जाने लगी थी। ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में ये लिखी जाने लगी थी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया और हंगरी में हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। यह और उसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और बल दिया और जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय इन सभी भावनाओं को आंदोलनों में बहुत ही भाव दिया गया था, अधिक बल दिया गया था। तो चलिए इस प्रकार ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है और इसको हम आगे भी पढ़ाएँगे जैसे यहाँ पर कुछ बोली जाने वाली भाषाएँ शास्त्रीय लघु चित्र पीर और बोली जो थी बीज शब्द हैं, इन सबको आप याद रखेंगे। ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसको आगे हम जो अंतिम अध्याय अब होगा 10वां अध्याय उसको हम पढ़ेंगे। 7वां का जो है हिस्ट्री का अगला जो अध्याय होगा वो अंतिम अध्याय होगा। इसी प्रकार ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।